जय जोहर, जय बिरसा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। 30% हो गया। अगले वक्ता के रूप में हम गंगा साई जी मीना जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली से पधारे हुए बुला रहे हैं। आपका विषय है आदिवासियों के समक्ष सांस्कृतिक चुनौतियां। मेरी एक रिक्वेस्ट है, मुझे पता है कि आप सब लोग विद्वान हैं, लेकिन थोड़ी समय की सीमा है, तो उसी के अंदर आप अपना व्याख्यान पूरा कीजिए। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आदरणीय नेताम साहब, आदरणीय घुमरिया जी, हरिराम जी और सभा में उपस्थित विद्वान साथियों, इस तरह के कार्यक्रमों में बोलते वक्त हमेशा ये सोचता हूं कि जैसे क्लासरूम में या एकेडमिक सेमिनारों में बोलते हैं वैसे बोलना चाहिए या उससे कुछ अलग बोलना चाहिए। क्योंकि ये हमारे समाज का कार्यक्रम है, कोई भी कार्यक्रम में बोलते वक्त उसका उद्देश्य हमें देखना चाहिए कि आखिर आज के कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। कोई भी काम करते वक्त हम उद्देश्य की स्पष्टता रखेंगे तो शायद हम सही दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। अब उद्देश्य की जब बात करते हैं तो अब कोई कहेगा कि ये सामाजिक कार्यक्रम है, कोई कहेगा ये राजनीतिक कार्यक्रम है और राजनीति करना अच्छी बात नहीं है। मैं कहूंगा राजनीति करना अच्छी बात है, जरूर करनी चाहिए, अच्छी राजनीति करनी चाहिए। और राजनीति नहीं करेंगे तो जिसलिए हम संघर्ष कर रहे हैं, जिन चीजों पे संघर्ष कर रहे हैं उनमें बदलाव नहीं कर पाएंगे। तो कई मित्र इसको नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं। नकारात्मक दृष्टि से देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमारे उद्देश्य में राजनीति शामिल है तो उसको स्वीकार करने में हिचक नहीं करनी चाहिए। हाँ, हम राजनीति कर रहे हैं, आदिवासी हितों की राजनीति कर रहे हैं, जैसी जयपाल सिंह मुंडा ने की थी, जैसी डॉक्टर अंबेडकर ने की थी और जैसे हमारे पुरखों ने की थी। हाँ, जो आदिवासियों के समस्याओं पे जब हम बात करते हैं तो अक्सर आप देखते हैं कि आदिवासियों की समस्याओं पे बात करते करते हम कहां से कहां पहुंच जाते हैं, उसमें एक स्पष्टता हम रखें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। मैं आदिवासियों की समस्याओं को मोटे तौर पर, समस्याएं या चुनौतियां, उनको मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट करके समझता हूं। एक उनकी आर्थिक समस्याएं हैं या आर्थिक चुनौतियां हैं, दूसरा उनकी सांस्कृतिक चुनौतियां हैं। तो अक्सर हमारा सारा ध्यान, सारी चर्चा के केंद्र में आर्थिक चुनौतियां होती है। और जो समाज विज्ञानों में शोध होते हैं, रिसर्च होते हैं, रिसर्च में भी आर्थिक समस्याओं पर मुख्य तौर पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यानी कि रिजर्वेशन का मसला है, रिप्रेजेंटेशन का, उनकी गरीबी का मसला है, या और कोई योजना को लेकर के हम बात करते हैं। लेकिन हम जो मूलभूत चीज है, आर्थिक सवाल महत्वपूर्ण है, लेकिन सांस्कृतिक सवालों पर हम अक्सर उनको नजरअंदाज कर देते हैं या उनको हम कम बात कर पाते हैं उनके बारे में। जबकि हम देखें कि अगर आपको आदिवासियों को परिभाषित करना हो, शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट बनी है, या यूनाइटेड नेशंस जब इंडिजिनस पीपल को डिफाइन करता है, उसको परिभाषित करता है, तो आदिवासियों की परिभाषा उनके आर्थिक पिछड़ेपन के कारण नहीं है, मुख्य तौर पर उनकी सांस्कृतिक पार्थक्य के बारे में है। उनकी सांस्कृतिक पृथकता, वो सांस्कृतिक रूप से अलग है, विशिष्ट संस्कृति है, आदिम लक्षण है उनके जीवन में, बाकी समाजों से दूरी है। अब जब सांस्कृतिक सवालों पे हम बात करते हैं तो ये चुनौती आती है कि उनके सामने कौन कौन सी समस्याएं हैं, कौन सी चुनौतियां हैं और उनको हम कैसे हल करें। ये सांस्कृतिक सवाल इसलिए जरूरी है कि आप जानते होंगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की पिटीशंस हैं कि फला कम्युनिटी देखिए ये अब ट्राइब में शामिल नहीं हो सकती, ट्राइब में शामिल नहीं है क्योंकि उनके अंदर ऐसी कोई विशेषता नहीं है। आप सोचिए कि हमारे जीवन में जो बदलाव हो रहे हैं उनको लेकर हम लोग सजग नहीं है, लेकिन दूसरे समुदायों के लोग इतने सजग हैं कि उनको आधार बनाकर वो हमारे हकों को छीनना चाहते हैं, क्योंकि हम सांस्कृतिक सवालों को महत्वपूर्ण मानते ही नहीं हैं। और सांस्कृतिक बदलाव हमारे जीवन में बहुत तेजी से हो रहे हैं। कौन से बदलाव हैं?
संस्कृति में किन किन चीजों को हम शामिल मानते हैं। भाषा हमने अपनी छोड़ दी है। हम या तो हिंदी बोलते हैं या अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते हैं। पृथक भाषा आदिवासियों की हमेशा है, होती है और रहनी चाहिए। तो जरूरी है कि हम अपने बच्चों को अपनी मातृभाषा जरूर सिखाएं। मैं देखता हूं कि माँ बाप क्या करते हैं, खुद अंग्रेजी नहीं जानते लेकिन अपनी हिंदी में बीच बीच में अंग्रेजी के शब्द इस तरह से बच्चों से बोलते हैं, उनको लगता है कि अंग्रेजी के शब्दों का कुछ प्रयोग करेंगे तो हमारे बच्चे अंग्रेजी सीख जाएंगे। और जब हम अंग्रेजी के शब्द उनको सिखा रहे होते हैं तो उसके साथ साथ हम क्या कर रहे होते हैं, अपनी मातृभाषा के शब्दों को भुला रहे होते हैं। हम जिनका व्यवहार करते हैं अपने माँ बाप के साथ, जिस भाषा में हमने बात की, अपने बच्चों के साथ हम उस भाषा में बात नहीं करते क्योंकि हम उसमें एक हीनता बोध महसूस करते हैं। तो मित्रों, भाषा को बचाना है। हमारे रीति रिवाज, परंपराएं, पहनावा, मूल्य, आचार व्यवहार, उत्सव त्योहार, इन तमाम क्षेत्रों में इतनी तेजी से बदलाव हो रहे हैं कि हमको खुद पता नहीं चल पा रहा। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि मेरे पास में अपनी कोई जन्म पत्री, कोई कुंडली वगैरह कुछ नहीं है और ना मेरे माँ बाप को इसकी आवश्यकता पड़ी कभी, और उसके बाद भी मैं देश के बेहतरीन विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, मुझे कभी इनकी जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन आज बच्चा पैदा होगा, अब पंडित जी को बुलाएंगे, जरा इसका जन्म पत्री बना दीजिए, नहीं तो कंप्यूटर से खुद ही बना लेते हैं। अच्छा, इतने बजकर इतने मिनट पे पैदा हुआ, अरे उतने बजकर इतने मिनट पे पैदा होने वाला, एक बच्चा मर भी गया, एक बच्चा अपंग पैदा हो गया, एक बच्चा प्राइम मिनिस्टर बन गया। इससे अगर पैदा होने से आपके बच्चे का भविष्य तय होता तब तो सब एक टाइम पे पैदा होने वाले सब प्रधानमंत्री बन जाते। ये मूर्खताएं जो हम ग्रहण करते जा रहे हैं संस्कृति के नाम पर, अपनी संस्कृति को छोड़कर। हमारी संस्कृति में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी ये सब बनाने की, लेकिन ये प्रक्रिया बहुत तेजी से चल रही है, अंदर अंदर चल रही है, इसका हमें पता नहीं चल पा रहा, जिसको समाज विज्ञान में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया कहते हैं। जब हम खुद अपनी संस्कृति को हीन मान, सोचना पड़ेगा कि हम किसके पीछे खड़े हैं और किस पर हमने अपना विश्वास अर्जित किया हुआ है। हमको एक ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है। जयपाल सिंह मुंडा देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाए या कोई मंत्री नहीं बन पाए, लेकिन जयपाल सिंह ने मजबूती से, आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, संविधान सभा की बहसें पढ़नी चाहिए कि जयपाल सिंह कैसे देश के आदिवासियों का पक्ष रख रहे थे, डॉक्टर अंबेडकर कैसे दलितों का पक्ष रख रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर को लेकर यह आलोचना एकदम सही है कि आदिवासियों के बारे में उनका विशेष काम नहीं है, आदिवासियों के बारे में उनकी विशेषज्ञता नहीं है, लेकिन जिस समुदाय, अस्पृश्य समुदाय के लिए वो लड़े, वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यहां से लेकर कोलंबिया तक, हमारे साथी ने जिसका जिक्र किया, और गोलमेज कॉन्फ्रेंस तक, हर जगह डॉक्टर अंबेडकर ने देश के अस्पृश्यों का मजबूती से पक्ष रखा। तो क्या हमारे नेता ऐसे हमारा पक्ष रखते हैं? क्या हमारे बुद्धिजीवी ऐसे हमारा पक्ष रखते हैं? क्या वो उसके लिए कोई जोखिम उठाने को तैयार है? क्योंकि एक बार पद मिलने के बाद क्या होता है, चाहे वो बुद्धिजीवी हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे नेता हो, वो अपने पद को बचाए रखना चाहता है, उस पद के ऊपर और जाना चाहता है, लेकिन वो समाज के हितों की रक्षा नहीं करना चाहता। तो आप इसके प्रति भी सजग रहें और हमको इस मामले में सांस्कृतिक सवालों को भी इंगित करना है, उनको भी एड्रेस करना है। और संस्कृति कोई जड़ चीज नहीं है। जब मैं सांस्कृतिक सवाल कह रहा हूं तो कोई ये ना समझे कि भाई हमारी दादी तो चक्की पीसती थी और चक्की पीसती रहे महिलाएं, उसके अलावा कुछ ना करें। बल्कि मैं तो कहता हूं, हर मंच में कहता हूं, घुमरिया जी थे, कोटपुतली में कार्यक्रम था, मैं कहता हूं कि आदिवासियों का मंच महिलाओं के बिना कैसे पूरा हो सकता है। जगदीश जी आयोजक थे, वो भी यहां पर है, उनको थोड़ा बहुत बुरा लगा हुआ। आज फिर उस बात को दोहरा रहा हूं मैं, क्योंकि हम हर सेमिनार में, हर अपने रिसर्च पेपर में, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को कहते हैं कि आदिवासी समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी है, आदिवासी समाज में स्त्री पुरुष बराबर है। कहां बराबर है जरा बताइए? कितने प्रतिशत महिलाएं हैं मंच पे, कितनी महिलाएं हैं? जब तक हम चीजों को, इस विचार और व्यवहार के अंतर को, फर्क को कम नहीं करेंगे, इसको लागू नहीं करेंगे अपने जीवन में, जिन चीजों की हम बात करते हैं, जिस आदिवासियत की बात करते हैं, मेरे ख्याल से बदलाव नहीं आ पाएगा। इसलिए मित्रों, आर्थिक चुनौतियां महत्वपूर्ण है, उन पर काम करें, साथ में सांस्कृतिक चुनौतियां भी महत्वपूर्ण है, उन पर भी काम करें, और सबसे जरूरी है कि हम अपने आचरण के माध्यम से, अपने व्यवहार के माध्यम से आदिवासियत को कायम करें, आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।